नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा, राज्य मंत्री के बिश्नोई ने दिए निर्देश। गुर्जर आंदोलन पर सरकार गंभीर, प्रशासनिक भाषा से हटेंगी उर्दू फारसी के कठिन शब्द, मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म। धर्मावतों का बास में अटके नाले का काम अब होगा पूरा, सुरसागर विधायक ने दिलाई राहत। ऑपरेशन धरकर भर की बड़ी सफलता, एनडीपीएस मामले में वांछित 5000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार के श्रम व रोजगार मंत्री के बिश्नोई ने जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान और अन्य विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की परिकल्पना के अनुरूप सभी कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए। राज्य मंत्री ने जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण और प्राचीन जल स्रोतों के पुनरुद्धार पर विशेष जोर दिया। कैच द रेन, स्वच्छ भारत मिशन और वन विभाग के पौधारोपण अभियानों के बीच बेहतर समन्वय की बात करते हुए उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधों की जियो टैगिंग और देखरेख सुनिश्चित करने को भी कहा। बैठक में सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक अतुल बंसाली, कलेक्टर गौरव अग्रवाल समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कि पश्चिमी राजस्थान नहीं, पूरे प्रदेश में जो एक सोच के साथ में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 15 दिन का जो पखवाड़ा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के रूप में लिया है, ये एक बहुत दूरगामी सोच के साथ में किया गया काम है। आने वाली पीढ़ी इसका फ़ायदा उठाएगी। ये जो पिछले वर्ष हरियाणा राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम का एक अभियान चला करके 7 करोड़ वृक्षों को जो कि जियो टैग भी किया गया, जगह जगह पर अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट, जन जागरण बनने के साथ में सामाजिक संस्थाएं, उन सब का सहयोग लेकर के बहुत बड़ी संख्या में पहली बार देश आज़ादी के बाद में राजस्थान प्रदेश में वृक्षारोपण भी किया गया। और साथ में पूर्ववर्ती सरकार के समय भी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय वसुंधरा जी के समय में भी जल के लिए बहुत से अलग अलग जगह पर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक कार्य किए गए। भजनलाल जी ने उसी काम को आगे बढ़ाते हुए एक आने वाली पीढ़ी के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जो बारिश का पानी जगह जगह पर एक मैं बोलूँगा असंतुलन के साथ में जो पानी इधर उधर बह जाता था, उसको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए। सिर्फ नहरों के द्वारा या हर घर नल वाली योजना, उन सब के भरोसे न रह करके पौराणिक समय में जो कुएं, बावड़ी, तालाब, अलग अलग स्रोत हुआ करते थे गाँव के, उनको फिर से कैसे रिचार्ज किया जाए, फिर से उनका भी सहारा लिया जाए, ये उसके पीछे एक सोच है। निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में प्रदेश की जनता को फ़ायदा मिलेगा, प्रकृति को फ़ायदा मिलेगा। आने वाली पीढ़ियों को इस वैश्विक महामारी जो कोरोना के अंदर एक भयावह जो दृश्य देखा गया, उसके बाद में जो एक जन जागृति आई है, लोगों के मन में भाव जो परिवर्तित हुए, विचार आया प्रकृति को लेकर के, उसी दिशा के अंदर ही बढ़ता हुआ। देखिए, लोग पहले जिन स्रोतों के भरोसे थे, अब धीरे धीरे उनके अंदर उनकी भूल पड़ना शुरू हुई थी, लेकिन फिर से इस जन जागरण अभियान से फिर से उन स्रोतों को वो संभालने का काम करेंगे। फिर से जो भी पौराणिक व्यवस्था रही थी, बंद पड़े कुएं है, बावड़ी है, उन सबको कैसे व्यवस्थित किया जा सके, या थोड़ा बहुत कहीं पर अव्यवस्थित तरीके को मामूली सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो शहरों के अंदर बारिश के अंदर एक असंतुलन होता है, यदि उसको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से काम किया जाए, जो कि हमारे भजनलाल जी की सोच भी है, व्यवस्था परिवर्तन की तरफ उनके सारे बढ़ते हुए कदम है, थोड़ा सा सही दिशा के अंदर एफर्ट्स किया गया तो बहुत बड़े इसके नतीजे आने वाले हैं। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने 2 अहम मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। एक और जहां उन्होंने गुर्जर आंदोलन पर मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का जिक्र किया, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन में उर्दू और फारसी के कठिन शब्दों को हटाकर सरल हिंदी अपनाने की वकालत की। गुर्जर आंदोलन को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है, यह कहना है गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का। उन्होंने बताया कि जब गुर्जर समाज ने अपनी मांगे सामने रखी तो वे खुद समाज के प्रतिनिधियों से मिलने गए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी इस मुद्दे को लेकर लगातार संवाद
बना रहे हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार समाधान की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में अब भी इस्तेमाल हो रही उर्दू और फारसी शब्दावली को हटाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा है कि आज के समय में ये भाषाएं ना तो पढ़ाई जाती है और ना ही आम जीवन में उपयोगी होती है, जिससे नए अधिकारियों और आमजनों को इन्हें समझने में कठिनाइयां होती हैं। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में उन्होंने पुलिस महानिदेशक से चर्चा की है और पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि उर्दू फारसी शब्दों की एक सूची तैयार कर उनके हिंदी समकक्ष शब्द तय किए जाए। ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। देखिए, हमारी पुलिस की कार्यविधि और कार्य व्यवस्थाओं में, और मैं तो यूँ कहूँ कोर्ट की प्रक्रिया में भी और रेवेन्यू की प्रक्रिया में भी बहुत दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। चूँकि मैं गृह राज्य मंत्री हूँ, मेरी कई पुलिस अधिकारियों से बात हुई, राजस्थान भर के मैं दौरे पर गया, तो हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं या अनुसंधान करने वाले अधिकारी हैं, सब लोगों ने मेरे को ये कहा कि हम जब किसी पत्रावली को लिखते हैं या पत्राचार करते हैं तो पुलिस में एक प्रचलन है, उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों का ज़्यादा उपयोग होता है। चूँकि अंग्रेज़ों के ज़माने में या उससे पहले जो पुलिस की व्यवस्था थी उस समय उर्दू भाषा बोलचाल में भी थी और स्कूलों में भी शायद पढ़ाती जाती रही होगी, मुझे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में ना तो कोई तृतीय भाषा के रूप में उर्दू भाषा को कोई लेता है, ना हमारे स्कूलों में कोई प्रचलन है। डायरेक्ट कंपटीशन के बाद जो लोग आते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, डिप्टी बनते हैं और एसपी भी बनते हैं, तो उनको इन उर्दू और फारसी के शब्दों का उच्चारण करने में या इनका अर्थ निकालने में काफ़ी कठिनाई आती है। कई बार कंसल्टेंट भी उनको रखने पड़ते हैं। तो मेरे स्वयं के भी ध्यान में आया और उनका भी कहना था, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो मैंने डीजी को एक पत्र लिखा कि इसका एक मसौदा तैयार करिए, उर्दू और फारसी के शब्द जो प्रयोग में लिए जाते हैं उनका चिन्हीकरण करिए और एक प्रस्ताव बना करके भेजिए, जिससे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उसको लागू करवा सकें। मेरा स्पष्ट मत है कि उर्दू और फारसी के शब्दों को विलोपित करना ही चाहिए। हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, लोग भी खूब अच्छी तरह से समझते हैं और हिंदी के शब्दों का प्रयोग हो, इसका एक सकारात्मक प्रयास शुरू किया है। डीजी ने भी, जैसा मुझे आज एसपी बाड़मेर ने बताया, नीचे तक से इसकी जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है और हम कोशिश करेंगे कि सरलीकरण हो, अर्थ का अनर्थ नहीं हो और सरलीकरण के आधार पर जो शब्द जनता के आसानी से समझ में आ जाए और हमारे अधिकारियों का आसानी से समझ में आ जाए, उन शब्दों का, हिंदी के शब्दों का प्रयोग हम करने के लिए प्रयासरत हैं। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। किसी भी समाज, किसी भी वर्ग की बात हो, सबको बातचीत के जरिए समाधान और विधि सम्मत समाधान करने का हमेशा प्रयास करते हैं। गुर्जर समाज के लोगों ने भी अपनी जब बात रखी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। मैं स्वयं क्षेत्र में गया, लोगों से चर्चा करी, नेताओं से बात करी, आरक्षण संघर्ष समिति से भी बात करी और मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी जब बात करके विधि सम्मत समाधान की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को बिना वजह परेशान नहीं करें। लोगों की समझ में भी आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े ढंग से उसको हैंडल भी किया और अधिकारियों ने अपनी बात जब उनके पास पहुंचाई तो उनके समझ में आई बात, और अब टेबल पर चर्चा करके उसका विधि सम्मत समाधान करने का काम किया जाए। समाज के लोग कभी जब कोई बात रखते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात ही कहते हैं कि सभी समाजों के लोग मेरे परिवार हैं। राजस्थान के 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जो निवास करते हैं वो सब मेरे परिवारी जन हैं। जिस समाज की, जिस वर्ग की कोई भी समस्या होंगी, कोई विसंगतियाँ होंगी, तो उनको टेबल पर चर्चा करके विधि सम्मत रूप से निदान करने का काम किया जाएगा। जोधपुर ग्रामीण पुलिस की डीएसटी टीम ने ऑपरेशन धरकर भर के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। लंबे समय से फरार चल रहे एनडीपीएस प्रकरण के 5000 रुपए के इनामी अपराधी विक्रम को गिरफ्तार कर लिया है। उप महानिरीक्षक पुलिस एवं जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि यह कार्रवाई जोधपुर रेंज के आईजी के निर्देशानुसार ऑपरेशन धरकर भर के तहत की गई। यह विशेष अभियान वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी विक्रम निवासी तिलवासनी, थाना बिलाड़ा, एनडीपीएस एक्ट के मामले में थाना बोरुंदा से वांछित था।
तथा जिला विशेष टीम ने आज सूचना संकलन व तकनीकी विश्लेषण के आधार पर उसे दस्तयाब कर आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस थाना कापड़ा को सौंप दिया। इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली टीम लखाराम कांस्टेबल मुकन सिंह, मदन लाल, हरेंद्र लोहरा, श्रवण सिंह और सुरेश डूडी को पुलिस अधीक्षक की ओर से सम्मानित किया जाएगा। शहर के महामंदिर कृषि मंडी में नकली घी का कारोबार किए जाने पर 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। नामी कंपनी के एक प्रतिनिधि की तरफ से नामजद रिपोर्ट दी गई है। पुलिस ने नामी कंपनी के नाम से नकली घी उत्पाद को भी जब्त किया। इस बारे में गहन पड़ताल की जा रही है। महामंदिर पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली के मयूर विहार की रहने वाली नामी कंपनी के घी कारोबार से जुड़े उप महाप्रबंधक धर्मपाल सतपाल लिमिटेड सतर्कता विभाग के रवि सक्सेना की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि कृषि मंडी में उनकी कंपनी के नाम से नकली उत्पाद बेचा जा रहा है। कंपनी के लोगो व लेबल का दुरुपयोग कर नकली घी लोगों को बेचा जा रहा है। रिपोर्ट में उसने महेश देवड़ा, श्याम बिश्नोई एवं सुनील बिश्नोई को नामजद किया है। महामंदिर पुलिस द्वारा प्रकरण में तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 धर्मावतों का बास में अधूरे पड़े सीवरेज नाले को लेकर आज सूरसागर विधायक ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की। विधायक ने जिला कलेक्टर को बताया कि नगर निगम उत्तर द्वारा रूडिप योजना के तहत 1.75 करोड़ रुपए की निविदा जारी की गई थी, जिसमें से केवल 40 लाख रुपए का कार्य करवा कर भुगतान कर दिया, जबकि शेष कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। विधायक ने अवगत कराया है कि यह अधूरा निर्माण कार्य अब क्षेत्र में बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु सूरसागर विधायक ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की, जिस पर जिला कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से चर्चा के बाद विधायक कोष से 50 लाख रुपए जारी करने की अनुशंसा की। साथ ही नगर निगम उत्तर द्वारा शेष राशि अपने स्तर पर जोड़कर इस अधूरे सीवरेज नाले के कार्य को पूर्ण करवाने का निर्णय लिया है। विधायक ने कहा कि वे अपने विधायक कोष से 50 लाख रुपए नगर निगम उत्तर को इस कार्य के लिए प्रदान करने की अभिशंसा करते हैं, ताकि धर्मावतों का बास की जनता को राहत मिल सके और यह बहुप्रतीक्षित नाला कार्य पूर्ण हो सके। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में धर्मावतों का बास जो क्षेत्र है उसमें लंबे समय से सीवरेज का काम अधूरा पड़ा। पिछली कांग्रेस सरकार में IUDF योजना के तहत उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, फिर IUDF योजना बंद हो गई। बंद होने के कारण से और उस बंद होने से पहले उन्होंने 1.75 करोड़ का टेंडर किया। टेंडर देने के साथ ही काम चालू हो गया। 40 लाख का काम हुआ, 40 लाख का पेमेंट भी हो गया, लेकिन ये अधूरा काम होने के कारण से सीवरेज की समस्या वहाँ नासूर बन गई। हर बारिश में और नॉर्मल डेज में भी गटर का पानी सड़कों पे बहना, बारिश में 3-3, 4-4 फीट पानी वहाँ भर जाना और आम नागरिकों के लिए जीना दूर हो गया। ऐसे में जब मैंने यहाँ चर्चा की तो क्योंकि निगम के संसाधन सीमित हैं, उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए काम बंद पड़ा था, तो माननीय जिलाधीश जी से बात की और कलेक्टर साहब से जब अनुरोध किया, उन्होंने सभी अधिकारियों से बातचीत करके एक समाधान निकाला, जिसमें उन्होंने कहा भाई आप MLA फंड से कुछ पैसा दे दीजिए, नगर निगम उत्तर को इस सीवरेज के कार्य अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रदान किया। और मैंने माननीय जिलाधीश महोदय से भी ये निवेदन किया है कि आप इस काम को मॉनिटरिंग करते हुए जल्द से जल्द ये कार्य पूरा करें, ताकि उस क्षेत्र की जनता को लाभ मिले। शहर के भीतरी क्षेत्र लखारा बाजार में एक मकान में चोरी हो गई। मकान मालिक की तरफ से एक युवक को नामजद करते हुए रिपोर्ट दी गई है। सदर कोतवाली पुलिस ने बताया कि लखारा बाजार निवासी हसन गौरी पुत्र मोहम्मद हनीफ ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि 14 जून को उसके घर में अज्ञात शख्स ने घुसकर चोरी की और सामान आदि ले गए। आसपास पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि मोहम्मद हसन उसके घर में आया था। हसन गौरी ने उस पर संदेह जाहिर करते हुए रिपोर्ट दी है। सदर कोतवाली पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। जोधपुर शहर में माकूल कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए सोमवार को पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर रूट मार्च किया। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देश पर आज सुबह पुलिस लाइन से लेकर सोजती गेट तक रूट मार्च किया गया। हाथों में हथियार लेकर निकले पुलिस के जवान सड़कों पर दिखाई दिए। डीसीपी राष्ट्रीय राज वर्मा और आलोक श्रीवास्तव ने रूट मार्च की मॉनिटरिंग की। इस रूट मार्च के दौरान एडीसीपी, एसीपी और थाना अधिकारियों के अलावा भारी संख्या में सब इंस्पेक्टर के साथ जवान शामिल रहे।
द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर शहर इन दिनों बाइक चोरों का गढ़ बन चुका है। शहर में अलग अलग इलाकों से बाइक चोरी की लगातार वारदातें सामने आ रही। खास बात यह है कि चोरों को सीसीटीवी कैमरों का भी कोई भय नहीं है। चोर आसानी से मकान, दुकान, ऑफिस से लेकर सार्वजनिक जगहों पर खड़ी बाइक को चुरा कर ले जा रहे हैं। कमला नेहरू नगर क्षेत्र में भी बाइक चोरी का वीडियो सामने आया। वीडियो में चोर चंद सेकंड में बाइक चुरा कर ले जाते नजर आ रहे हैं। बाइक मालिक ने देवनगर थाने में रिपोर्ट दी है। शहर में सोमवार को ऐसे कई और मामले सामने आए। बीते 15 दिनों में शहर में 40 से अधिक जगहों पर बाइक चोरी हो चुकी है। स्वाधीनता दिवस 2025 के राज्य स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन आगामी 15 अगस्त को जोधपुर में प्रस्तावित है। इस भव्य आयोजन की तैयारियों को लेकर सोमवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समारोह से जुड़े विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया गया तथा उनके प्रभारी और सहायक प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय, समयबद्ध क्रियान्वयन और पूर्ण निष्ठा से दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य समारोह, परेड, सांस्कृतिक संध्या, एट होम कार्यक्रम एवं राज्य स्तरीय अतिथियों के प्रवास से जुड़ी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही समारोह स्थल की साजो सज्जा, यातायात प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, साफ सफाई, सुरक्षा मंच और ध्वनि यंत्र, ध्वजारोहण की तैयारियां, मीडिया कवरेज, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रभात फेरियों जैसे सभी पहलुओं पर बिंदुवार चर्चा की गई। अग्रवाल ने जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, पुलिस, सूचना एवं जनसंपर्क सहित सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे आपसी तालमेल और जिम्मेदारी के साथ आयोजन को सफल बनाने में जुट जाए। कार्य में निर्माण कार्य में पेंटिंग का कार्य जिसका भुगतान नगर निगम जोधपुर द्वारा किया जाएगा। मैदान में मार्किंग हेतु प्लास्टिक का मटेरियल उपलब्ध करवाना। जोधपुर शहर के मार्गों, राजमार्ग पर झंडे सुव्यवस्थित ढंग से लगाए जावे। सानिवी द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को बेमियादी धरना सोमवार को भी जारी रखना पड़ा। सेवानिवृत्त कार्मिकों को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए 33 दिन हो गए। इसके बावजूद पेंशनर्स को 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की पेंशन नहीं मिली है। विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने बताया कि जेएनयू में पेंशनर्स पिछले 33 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। पेंशन का भुगतान नहीं होने से वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह आंदोलन अब सिर्फ जोधपुर तक सीमित नहीं रहा। राजस्थान के सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। पेंशनर्स अपने अपने जिला मुख्यालयों पर सरकार की नीति के विरोध में एकजुट हो गए हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। मैं आप ही को आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं कि समय समय पर मीडिया ने, आपने और प्रिंट मीडिया ने हमारी बात को समाज के सामने उजागर किया है, क्योंकि हमारा यहाँ का विश्वविद्यालय का प्रशासन और राजस्थान सरकार का प्रशासन हमारी बात को कतई सुनने को तैयार ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि 6 महीनों की पेंशन नहीं देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जबकि यहाँ पर कर्मचारी की हालात ये है कि हमारे 1500 पेंशनर्स हैं, उसमें 500 तो बेड रिडन है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। उनको इस तरह की बीमारियां हो गई है, उनके प्रति तो सभी को दया लानी चाहिए। और 500 है जो फैमिली पेंशनर्स है, उन फैमिली पेंशनर्स के जो महिलाएं हैं वो आ नहीं सकती। 500 में से हम जो लोग आपके सामने, हालात इस तरह के बने हुए हैं जिसमें कोई भी प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार बनती है तो उनको जन की बात को सुनना चाहिए। वो है जो जिस तरह से तानाशाही ढंग से यहाँ के कुलपति, कुल सचिव और यहाँ तो वित्त नियंत्रक का पता ही नहीं है। जो भी सरकार यदि सूचना मांगे तो जब ये तंत्र बैठकर काम करे तो सूचना जाएगी। तो इस स्थिति में, परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि है, जिसमें जोगाराम जी जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो सरकार से बात करेंगे। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, अतुल जी बंसाली साहब को देना चाहता हूँ, देवेंद्र जोशी साहब को देना चाहता हूँ, और खास करके राजेंद्र जी गहलोत साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारे लिए प्रथम बार यहाँ आए और हमारी बात को सुना।
परंतु सरकार को किस प्रकार का एजिटेशन, हमारी सिंपल सी मांग है कि जो पे देगा वही पेंशन देगा, और पे कौन देती है? राज्य सरकार। ये संस्था किसकी है? राज्य सरकार का। विश्वविद्यालय कौन शुरू करता है? राज्य सरकार। तो स्वतः ही, क्योंकि विश्वविद्यालय कोई लाभ कमाने वाली संस्था नहीं, अपने साधनों से पेंशन कहाँ से देगी? ये तो राज्य सरकार को ही पेंशन देनी पड़ेगी, और कुल पेंशनधारी जो राज्य सरकार के, वो करोड़ों में उनका फंड होता है और लाखों में उनकी संख्या है, उसका हम 2% ही नहीं है। जो आंकड़े राज्य सरकार काल्पनिक रूप से बता रही है वो बात नहीं है। उसके बाद में भी कुछ भी आंकड़े हो, क्योंकि बच्चों से फीस लेकर के न तो पे दी जा सकती न पेंशन, फिर तो आपकी गवर्नमेंट की, स्टेट की यूनिवर्सिटी में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और ट्यूशन सेंटर में और कोचिंग सेंटर में क्या फर्क रह जाएगा? तो राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से सोचिए। और उनके सामने उदाहरण है, उनके पड़ोसी जितने राज्य, वहां पर पेंशन राज्य सरकार के द्वारा दी जाती। आपकी सूचनार्थ और मेरे जोधपुर वासियों को कहना चाहता हूं कि भाजपा शासित महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, MP, UP, उत्तराखंड में राज्य सरकार के द्वारा ही पेंशन का भार सहन किया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का केंद्र सरकार और राज्य विश्वविद्यालयों का राज्य सरकार ही वहन करेगी। तो पुनः यही निवेदन है कि कॉलेज के शिक्षकों की भांति हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों को और कर्मचारियों को पेंशन ट्रेजरी के माध्यम से राज्य सरकार ही देवे, तभी इस समस्या का हमेशा के लिए सहन। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आज हमको 1 महीने से ऊपर हुआ है, तो कितने भी महीने लग जाएंगे, ये धरना तब तक नहीं उठेगा जब तक राज्य सरकार इस उत्तरदायित्व को सहन करने के लिए हमारे को आश्वस्त न करे। राज्य सरकार जिस दिन करेगी, धरना उठ जाएगा, और राज्य सरकार को निश्चित तौर पर उसमें हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि 1990 में भैरव सिंह जी शेखावत ने हमारी पेंशन योजना लागू की। और यदि भजन लाल जी सरकार ये हमारी बात को मानती है तो भजन लाल जी सरकार को 1500 लोगों के परिवारों का दुआएं मिलेगी, और हम उनको साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करके। धन्यवाद। नीट 2025 परीक्षा परिणामों में जोधपुर ने एक बार फिर गौरव हासिल किया है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड जोधपुर शाखा के अविनाश प्रजापत ने ऑल इंडिया रैंक 575 प्राप्त की है। उनके साथ 6 अन्य छात्रों ने भी उत्कृष्ट रैंक हासिल कर टॉप स्कोरर्स की सूची में स्थान बनाया है। कुल मिलाकर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड जोधपुर शाखा के 48 छात्रों ने इस प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। ये सभी छात्र आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के क्लासरूम प्रोग्राम के हिस्सा थे, जो विशेष रूप से नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय आकाश की मजबूत अकादमिक गाइडेंस, वैचारिक स्पष्टता और अनुशासित अध्ययन पद्धति को दी। छात्रों ने कहा कि आकाश द्वारा प्रदान की गई संशोधित स्टडी मटेरियल, विषय विशेषज्ञों की पढ़ाई और व्यक्तिगत मार्गदर्शन ने हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के क्षेत्रीय निदेशक अखिलेश दीक्षित ने सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमारे छात्रों का यह प्रदर्शन गर्व की बात है। यह उनकी मेहनत, माता पिता के सहयोग और शिक्षकों की निष्ठा का परिणाम है। इंद्रजीत साहू, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ दिस ब्रांच। सैटरडे इवनिंग को नीट 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। इसमें आकाश के स्टूडेंट्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस शो करी है। यदि हम इस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो 22 लाख में से लगभग 12 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं, जिनमें से टॉप 100 के अंदर आकाश के 32 बच्चे हैं। यदि मैं टॉप 10 की बात करता हूं तो टॉप 10 में हमारे 5 स्टूडेंट हैं और हाईएस्ट रैंक ऑल इंडिया रैंक 2 उत्कर्ष की रही है। फीमेल कैटेगरी में बात करता हूं तो ऑल इंडिया रैंक 1 और जनरल रैंक AIR 5 हमारी स्टूडेंट आविका की रही है। इसी तरीके से मैं यदि राजस्थान आकाश राजस्थान के रिजल्ट की बात करता हूं तो हाईएस्ट रैंक हमारी ऑल इंडिया रैंक 25 अभिजीत की रही है। यदि हम जोधपुर ब्रांच के रिजल्ट की बात करते हैं तो हमारे लगभग 48 बच्चे, क्योंकि रिजल्ट अभी भी हम काउंट कर रहे हैं, 48 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आगे हमारे जिनकी रैंक 25,000 के अंदर जो शॉर्ट डॉक्टर्स बन रहे हैं, उन सारे बच्चों को, पेरेंट्स को, पूरे जोधपुर को एंड पूरी आकाश टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जोधपुर द्वारा जिला सम्मेलन एवं पार्टी की शताब्दी वर्ष का आयोजन परवाना भवन में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जिसे वरिष्ठ साथी मांगू खां पठान ने संपन्न किया। इसके पश्चात हालिया आतंकवादी हमलों में शहीदों व विमान दुर्घटनाओं में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रखा गया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मांगू खां पठान ने की।
प्रमुख अतिथियों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव नरेंद्र आचार्य, AIYF के राज्य अध्यक्ष इखलियास खान, वरिष्ठ साथी DK बुदड़ा व कालू शाह, AISF के राज्य अध्यक्ष गोवर्धन व्यास सम्मिलित रहे। कार्यक्रम में द्वारकेश व्यास ने पार्टी के 100 वर्षों के इतिहास को रेखांकित करते हुए संघर्षों की विरासत पर प्रकाश डाला। वहीं राज्य सचिव नरेंद्र आचार्य ने वर्तमान सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों और देश में वामपंथी आंदोलन की प्रासंगिकता पर विचार रखे। सम्मेलन में सर्वसम्मति से 23 सदस्यीय जिला परिषद का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 5 सदस्यीय सचिव मंडल का चुनाव भी संपन्न हुआ। द्वारकेश व्यास को जिला सचिव चुना गया, जबकि राजकुमार चौहान, किशन गोपाल बोराणा, उमराव खान और राजाभाई को सचिव मंडल सदस्य निर्वाचित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के तहत जोधपुर में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा द्वारा गीता भवन और सत्संग भवन में निःशुल्क योग पर्व की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन ओंकार चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्पांजलि से हुआ। योग प्रमुख भगवान पवार ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य आम जन तक योग और आध्यात्मिक चेतना पहुंचाना है। योग शिक्षकों द्वारा सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और आसनों का अभ्यास करवाया गया। नगर प्रमुख प्रेम रतन सोतवाल और वरिष्ठ योग साधक बद्रीनारायण ने योग को संपूर्ण जीवन शैली बताया। आयोजन में गौरव शर्मा, रवि गुप्ता, हिमांशु देव सहित कई कार्यकर्ता सक्रिय रूप से योगदान दे रहे। विवेकानंद केंद्र ने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि वे इस योग पर्व से जुड़े और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे उत्साह से मनाएं। विवेकानंद केंद्र के अधीन सत्संग भवन की यह योग शाखा को 2 वर्ष पूरे होने के पश्चात ये 3रा वर्ष का प्रारंभ है। इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, संख्या भी बढ़ रही है, साथ ही लोगों में उत्साह भी हो रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, लोगों के अंदर स्वास्थ्य और आध्यात्मिक चेतना का काफ़ी संचार हुआ है और यह उत्तरोत्तर वृद्धि और उन्नति की ओर अग्रसर होता जा रहा है। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा, राज्य मंत्री के बिश्नोई ने दिए निर्देश। गुर्जर आंदोलन पर सरकार गंभीर, प्रशासनिक भाषा से हटेंगे उर्दू फारसी के कठिन शब्द, मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म। धर्मावतों का बास में अटके नाले का काम अब होगा पूरा, सुरसागर विधायक ने दिलाई राहत। ऑपरेशन धरकर भर की बड़ी सफलता, NDPS मामले में वांछित 5000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।